नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है। जब से लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आया है, तब से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक नेताओं से मुलाकात का दौर शुरू हो चुका है। कल उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में थे। दिल्ली में उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में मौजूदा परिवेश के बारे में उन्हें जागरूक कराया। आज एक बार फिर से भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। दूसरी तरफ लखनऊ में हाई लेवल बैठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास 5 कालिदास मार्ग पर दिन भर चला, जिसमें कैबिनेट के कई मिनिस्टर भी शामिल रहे। इस बैठक का मेन एजेंडा देखा गया कि आने वाले समय में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन सभी सीटों को कैसे फतेह किया जाए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस बात की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दूसरी तरफ देखा जाए, केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से बगावत के सुर बुलंद कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से उनका जो तनातनी का खबर निकलकर सामने आ रहा है, वो कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की खबरें इस तरह से निकलकर सामने आई हैं। लेकिन आज मौका जब केशव प्रसाद मौर्य को मिला तो उन्होंने डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ पर निशाना नहीं साधा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि कार्यकर्ताओं को और संगठन को बड़ा बताया है, सरकार को छोटा बताया है। साथ ही देखा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। दिल्ली आबकारी नीति के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई जिस वक्त हो रही थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है। अगर सीबीआई ने याचिका नहीं लगाई होती तो अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 से 4 दिन पहले जमानत दे दी थी, अरविंद केजरीवाल बाहर होते। इसके जवाब में सीबीआई की तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूट डीपी सिंह पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास, हम जांच एजेंसी हैं और हमारे पास इस बात का पूरा हक होता है, अधिकार होता है कि आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट कब लगानी है, किसे पूछताछ के लिए कब बुलाना है, वो हमारे ऊपर होता है और हमें जब ठीक लगता है तो हम करते हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि फैसला लिखने में 6 से 7 दिनों का वक्त लग सकता है। बहरहाल देखें तो 6 से 7 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल के बारे में जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि फैसला सुरक्षित रखा गया है, तो क्या उन्हें जमानत मिलती है या फिर ये मामला फिर से और आगे जाता है, फिलहाल ये देखना बड़ा अहम होगा। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों खुजली गैंग का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा था, जिसे उत्तरी दिल्ली जिले की पुलिस ने उस गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 3 से 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जो दिल्ली के चांदनी चौक का बताया जा रहा था। उसमें एक व्यक्ति अपने हाथों में कुछ सामान लेकर आता है और जैसे ही सामान को अपने स्कूटी पर रखता है, तभी वहां पर पीछे से एक व्यक्ति ने उसके ऊपर सफ़ेद रंग का पाउडर नुमा कुछ चीज़ उसके ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद उसे बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। खुजली की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि धीरे धीरे परेशान व्यक्ति ने अपने शर्ट भी उतार दिया और खुजली करने लगा और आसपास वहाँ पर 3 से 4 लोग और उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। जब उस व्यक्ति का ध्यान पूरी तरह से बढ़ जाता है, तभी आरोपी आते हैं और उसका सामान लेते हैं और वहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत तो किसी ने नहीं की, लेकिन दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई और उत्तरी जिले की पुलिस ने और स्पेशल स्टाफ ने मिलकर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिन बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से एक का नाम मुन्ना बताया जा रहा है और दूसरे का नाम राजेंद्र बताया जा रहा है। दोनों पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के रहने वाले हैं और उनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है, इससे पहले भी वो पश्चिम बंगाल में इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं।
दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद 200 करोड़ रुपए के ठगी के मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी और उसे तगड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सुकेश चंद्रशेखर के पास जितनी लग्जरी कारें हैं उन सभी को अब नीलाम कर दिया जाए। हालांकि इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी ने याचिका लगा रखी थी कि इन गाड़ियों को नीलाम न किया जाए, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट में याचिका जो लगाई थी उसी याचिका को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि इन महंगी कारों को अगर नीलाम नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में जिन भी कंटेनर में रखे हैं या जिन भी गोदाम में रखे हैं वहाँ पर एक तय सीमा तय अवधि के बाद गाड़ी कबाड़ हो जाएगी, खराब हो जाएंगे, जिससे कि लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। और इसी के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा है कि इन सब गाड़ियों को नीलाम करके इससे जो रकम आती है उसे फिक्स डिपॉजिट कराया जाए। अगर हम सुकेश चंद्रशेखर, जिसे महाठग भी कहा जाता है, दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, उसके गाड़ियों के कलेक्शन की बात करें तो उसमें BMW, फरारी, रोल्स रॉयस जैसी तमाम ऐसे लग्जरी कारें हैं जिनको लेकर हाईकोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि इन सभी गाड़ियों को नीलाम कर किया जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अभी से पूरी तरह से कमर कस ली है और दिल्ली में अब हर जगह जाकर गली गली अब लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने एक नए अभियान की शुरुआत की है, जिसमें दिल्ली के तमाम युवाओं को दिल्ली कांग्रेस का सदस्य बनाने की बात कही गई है। आपको याद होगा, इससे पहले साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद बीजेपी ने भी कुछ इस तरह का अभियान चलाया था। हालांकि देवेंद्र यादव का कहना है कि दिल्ली युवा कांग्रेस वो संस्था है जो आने वाले समय में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं का यहीं से पदार्पण होता है और दिल्ली में अभी आज के मौजूदा वक्त में इन सब चीज़ों पर जोर देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि देवेंद्र यादव के इस फैसले के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कितना फ़ायदा होता है ये देखना खैर आने वाले समय में बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अगर हम देखें तो 3 बार लगातार यानी 15 सालों तक जो कांग्रेस दिल्ली में कभी राज किया करती थी, आज वो कांग्रेस दिल्ली में शून्य पर पहुंच चुकी है और उसी सियासी ज़मीन को वापस तलाशने के लिए कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर एक के बाद एक कई बदलाव किए। अगर पिछले 10 सालों में देखा जाए तो कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर 5 से 6 अध्यक्ष ताबड़तोड़ बदले हैं। फिलहाल देवेंद्र यादव के इस नए कदम के बाद क्या कांग्रेस पार्टी को इस विधानसभा चुनाव से कोई फायदा होता है या नहीं, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।